नमस्कार साथियों, मैं सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कल बीच में कट हो गई थी, तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मैं ये स्वीकार करता हूं कि अभी वीडियो क्वालिटी में उतनी स्पष्टता नहीं आ पा रही होगी, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं जो है डिजिटल बोर्ड लाने का मन बना चुका हूं और हो सकता है संभवतः दिसंबर से मार्च के बीच मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊं। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम पूरे आधुनिक काल के इतिहास को दो चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। 18वीं शताब्दी का भारत, 18वीं शताब्दी में हमको मुगलों का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों को उदय, ब्रिटिश विजय, फिर उपनिवेशवाद में वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण, फिर राष्ट्रवाद में नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी आंदोलन। ये हमको अभी पढ़ने हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अभी कल एक पेपर जो हुआ है कल यूपीएससी का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 18वीं शताब्दी से दिया हुआ है। हमारे बच्चे ये बता रहे, सर आपने अभी तक जो सिलेबस कवर करवाया है, जो समझाया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था सर जो आपके लेक्चर से बाहर का हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। हमारे बच्चे जो जिन्होंने पेपर देखा है और जिन्होंने उसमें भागीदारी सुनिश्चित की है, वो बच्चे हमारे बता रहे थे हमको। तो आइए आज हम आगे चलते हैं इसके। कल जहाँ पे छोड़ा था हमने, तो हम प्लासी के युद्ध पे बात कर रहे थे, जहाँ से हमारी वीडियो कट हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में हम पढ़ा रहे थे कि जो प्लासी का युद्ध है वो षड्यंत्र के द्वारा जीता गया युद्ध था। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि हम बता चुके हैं। जिन साथियों को नहीं पता है वो हमारा पुराना लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, पार्ट 2 का लेक्चर। जब प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है तो इधर पे नवाब सिराजुद्दौला की सेना होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रिटिशों की सेना होती है। ब्रिटिशों ने प्लासी का युद्ध शुरू होने से पहले ही जो सिराजुद्दौला के जो मीर बख्शी थे, जिनका नाम था मीर जाफ़र, उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं। अब जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, ये मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का साथ छोड़ करके इधर आके मिल जाता है ब्रिटिशों की तरफ। और बाकी बंगाल के और भी ऐसे लोग जो सिराजुद्दौला से वैमनस्य रखते थे, राय दुर्लभ हो गए, अमीन चंद हो गए, जगत सेठ हो गए, इनको भी अपनी तरफ मिला लिया जाता है। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, मीर जाफ़र यहाँ से हट के ब्रिटिशों की तरफ आ जाता है और सिराजुद्दौला की तरफ दो हिंदू जो सेना नायक थे, जिनका नाम था मीर मर्दान और मीर मोहन, तक सिराजुद्दौला का साथ देते हैं। लेकिन जब मीर जाफ़र देखते हैं कि मीर जाफ़र ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, तो सिराजुद्दौला भाग जाते हैं युद्ध मैदान छोड़ के। इनका पीछा करके इनको मार दिया जाता है और मीर मर्दान, मीर मोहन अंत समय तक लड़ते हैं और अंततः इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें देखेंगे अंतिम रूप से ब्रिटिशों को विजय प्राप्त हो जाती है। तो बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि जो प्लासी का युद्ध है ये धोखे से जीता गया। तो सडन से जीता गया युद्ध कैसे? जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहले से ही फिक्सिंग मैच की तरह इस युद्ध को भी फिक्स कर लिया था। तो इस युद्ध का परिणाम युद्ध होने से पहले ही निश्चित हो चुका था। यानी कि जैसे मैच फिक्सिंग की जाती है जिसमें पहले से ही फिक्स हो जाता है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को लाभ क्या होता है। इस प्लासी के युद्ध से, क्योंकि प्लासी के युद्ध से इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है बंगाल का। बंगाल कहाँ पे था? यहाँ पे। तो बंगाल का बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है। 17वीं शताब्दी के अंतिम समय तक आते आते बंगाल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। औरंगजेब भी जब दक्षिण अभियान पे गया हुआ था तो उसको भी अपने राज्यों पे, उसके कई राज्य थे, लेकिन उसके अपने राज्यों में से बंगाल राज्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि भले ही किसी राज्य से हमको पैसा ना मिले, लेकिन बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ से हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा और ये बंगाल हमको हारने नहीं देगा, हमको मजबूत बना करके रखेगा। और साथियों तुमको बता दें कि भारत से जितनी वस्तुओं का निर्यात यूरोप को किया जाता था, उन वस्तुओं में सबसे ज़्यादा 40% निर्यात, उत्पादों का निर्यात बंगाल से ही किया जाता था। जैसे कि इसमें तुम देखोगे कच्चा रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, अफीम हो गया, सोरा हो गया, ये सब यूरोप को बड़ी मात्रा में
निर्यात किए जाते थे। तो 40% जो निर्यात कर रहा है, तो 40% रेवेन्यू जनरेट हुआ ना बंगाल का, मतलब 40% यहाँ का राजस्व इसके पास आ गया ना। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया है, 40%, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्लासी के युद्ध ने इन्होंने 1760 के वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। इसी प्लासी के युद्ध से इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। इसी प्लासी के युद्ध से इन्होंने मैसूर और मराठा युद्ध जीता। इसी प्लासी के युद्ध से और छोटी छोटी भारत की क्षेत्रीय शक्तियों को इन्होंने विजित किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लासी के युद्ध के बाद अगर अंग्रेज एक भी युद्ध भारत में हार जाते तो भारत से संभवतः 90 से 95% इनकी जो अधिकारिता थी वो भारत से समाप्त हो जाती। इनकी अधिकारिता भारत से समाप्त हो जाती पूरी तरह से। तो नवीन चंद्र राय नामक विद्वान अपनी पुस्तक प्लासी युद्ध में लिखते हैं कि प्लासी के युद्ध से ही बंगाल में अंधकार युग का शुरुआत हो गई थी, यानी कि बंगाल में अंधकार युग प्रारंभ हो गया। बहुत हद तक ये सही भी है। क्यों? क्योंकि 1757 का युद्ध जीतने लेने के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमकर लूट की, बंगाल की जमकर लूट की। इसी का परिणाम था बंगाल में 1770 का अकाल, बड़ी मात्रा में अकाल पड़ जाता है। एक और विद्वान है जिनका नाम है जदुनाथ सरकार। ये दरअसल साम्राज्यवादी विचारधारा के विद्वान हैं। तो ये लिखते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंधकार युग का समापन हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो ये चूंकि साम्राज्यवादी लेखक, हम अभी इतिहास लेखन आप लोगों को बताएंगे जिसमें हम साम्राज्यवादी विचारधारा, इसी से जुड़ी हुई औपनिवेशिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और इसी के साथ साथ सबाल्टर्न विचारधारा, ये विचारधारा हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्लासी के युद्ध का महत्व शायद पता चल गया है तुम लोगों को। अगर प्लासी के युद्ध के बाद का एक भी युद्ध अंग्रेज हार गए होते तो भारत से इनका वर्चस्व समाप्त हो जाता। उसी के साथ भारत पे एकाधिकार का इनका सपना भी चूर चूर हो जाता। लेकिन साथ ही एक बात ध्यान रखना, फ्रांसीसी भी कम नहीं थे। फ्रांसीसी भी कम नहीं थे। फ्रांसीसी में भी दूरदर्शिता थी। फ्रांसीसियों में विशेषकर जो भारत में जो गवर्नर बन के आए थे उनके, जिनका नाम था डुप्ले, दूरदृष्टि का व्यक्ति था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपना केंद्र दक्षिण को बनाया, पांडिचेरी को बनाया अपना केंद्र। तो पांडिचेरी, हालांकि यहाँ भी रेवेन्यू जनरेट होता था लेकिन बंगाल से कम, बंगाल से बहुत कम होता था। सवाल ये उठता है कि फ्रांसीसियों के हार का कारण क्या था? फ्रांसीसियों के हार का कारण था फ्रांसीसियों द्वारा किया गया चुनाव। फ्रांसीसियों ने चुना पांडिचेरी को, अंग्रेजों ने चुना बंगाल को। यहीं से इनकी अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित हो गई थी और पांडिचेरी के चुनाव से ही फ्रांसीसियों की असफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्यों? क्योंकि पांडिचेरी उतना समृद्ध और उतना उन्नत नहीं था जितना कि ये था। ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक बंदरगाह भी हुआ करता था, ये भी था, लेकिन उतना बड़ा नहीं। जितना रेवेन्यू यहाँ आता था उसका बहुत कम मात्रा में यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये भी कारण है। और दूसरा फ्रांसीसियों कारण था क्योंकि फ्रांसीसियों की कोई भी निर्णय लेने के लिए इन्हें फ्रांस के जो शासक थे उन पर निर्भर होना पड़ता था। फ्रांस से अनुमति लेनी पड़ती थी तब ये कोई निर्णय ले सकते थे। जबकि अंग्रेज कोई भी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं था। और दूसरा, जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना की नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से कहीं अधिक उन्नत थी, कहीं अधिक उन्नत थी। इसके कारण भी अंग्रेज विजयी होते हैं फ्रांसीसियों से। और तुम देखोगे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि बंगाल का जीत लिया जाना अंग्रेजों के द्वारा। तो बंगाल की जीत से ही अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा वो हम उस पर नज़र डालना चाहेंगे। ये IAS मेंस का अनसॉल्व्ड पेपर है ना, देख रहा हो, देख लो, अनसॉल्व्ड पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ 2006 में। क्वेश्चन है कि ना तो सिकंदर महान और ना ही नेपोलियन आधार के तौर पर
पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुए थी भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। अर्थात ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने चूंकि पांडिचेरी को चुना था और फ्रांसीसियों की जगह पे अगर सिकंदर भी होता, वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है विश्व को जीत लिया था, विश्व विजेता भी कहा जाता है। अगर फ्रांसीसियों की जगह पे सिकंदर भी होता तब भी ये इस शक्ति से नहीं जीत सकता था जिसके पास में बंगाल का इतना बड़ा रेवेन्यू था और जिसके पास में बंगाल की खाड़ी पे जिसका नियंत्रण था। वही कह रहा, ना तो सिकंदर महान और ना ही नेपोलियन। सिकंदर की जगह अगर नेपोलियन भी होता, इन फ्रांसीसियों की जगह चाहे सिकंदर होता चाहे नेपोलियन होता, ये भी उस शक्ति से नहीं जीत सकते थे इस समय जिनका बंगाल पर अधिकार था। बंगाल पे नहीं और पड़ोस के जल क्षेत्र पे भी। वही कह रहा है ये कि ना तो सिकंदर महान और ना ही नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके, पांडिचेरी क्योंकि पांडिचेरी किसका क्षेत्र था? फ्रांसीसियों का। पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर, कौन सी शक्ति? जो बंगाल में बैठी है, अंग्रेज। एक ऐसी शक्ति से उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुए थी। किसकी बागडोर संभाले हुए थी? बंगाल की और समुद्र की। बंगाल की क्योंकि बंगाल का आधिपत्य इसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में। और यहाँ पे कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। इस दोनों पे नियंत्रण जिसका हो उससे सिकंदर भी नहीं जीत सकता था और नेपोलियन भी नहीं जीत सकता था। साथियों, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो यही क्वेश्चन हवा लगेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एकदम हम तुमको जो है जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अनुसार ही आगे लेकर के चलेंगे। तो हमें लग रहा है ये जो जटिल क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है शायद अब सरल लगने लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है शायद आप लोगों, और यदि क्लियर नहीं हुआ है तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तब भी कमेंट करके बताएं, नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही तब भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। साथियों, अगर ये प्लासी का युद्ध मान लीजिए ये अगर फ्रांसीसी जीत गए होते तो आज हम लोग फ्रांसीसियों का इतिहास पढ़ रहे होते और आज हम लोग जोर दे रहे होते फ्रेंच भाषा बोलने पे, अंग्रेजी जोर नहीं दे रहे होते। फिर हम भी नई नई बातें कर रहे होते, अगर हम फ्रेंच नहीं बोलेंगे हम पिछड़ नहीं जाएंगे और फ्रेंच नहीं सीखेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? क्या चीन का विकास नहीं हुआ जो मंडारिन बोलता है? जर्मन तो अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या उसका विकास नहीं हुआ? पोलैंड तो अंग्रेजी नहीं बोलता है, वो तो पोलिश बोलता है, क्या उसका विकास नहीं हुआ? स्पेन में अंग्रेजी नहीं बोलता है, वो तो स्पेनिश बोलता है, क्या उसका विकास नहीं हुआ? अंग्रेजी केवल एक मीडियम है। इंग्लिश इज ओनली मीडियम ऑफ योर कन्वर्सेशन, दैट्स इनफ। एक माध्यम है अभिव्यक्ति का, जैसे कि हमारा माध्यम है हिंदी अभिव्यक्ति का, बस अंग्रेजी इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब होता क्या है भारत में, एक चीज़ तुम लोगों को बता दें साथियों कि मुग़ल भारत में आए जरूर और लंबे समय तक शासन किया, लेकिन मुग़ल हमको मानसिक गुलाम नहीं बना पाए कभी भी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत कम शासन किया, लगभग 200-250 वर्ष तक शासन किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को मानसिक गुलाम बना दिया। आज भी तुम देखते होगे, एक वो व्यक्ति खड़ा है जिसको 6-7 विषयों पर नॉलेज है, एक तरफ वो व्यक्ति खड़ा है जिसे सिर्फ अंग्रेजी भाषा आती है, तो उसको हम वरीयता देंगे, उसको वरीयता नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का। जितना हम क्षेत्रीय भाषा में उन्नति कर सकते हैं, शायद थोपी गई भाषा पर तो उन्नति नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी से बताना, क्या इंग्लिश में आपको वो फीलिंग्स आती है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में आती है? नहीं आएगी। हमारे सामने ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल करके बहुत विकास कर ले गए, काफ़ी उन्नत अवस्था में। चलिए वो कभी और चर्चा करेंगे। अब आइए थोड़ा कर्नाटक पे और थोड़ा फ्रांस पे बात कर लेते हैं। तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यदि अंग्रेजों को भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना है तो उनको दो शक्तियों से लड़ना था। एक तो बाहरी शक्ति
जो कि कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, डेनिश थे, और जिसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने चुनौती प्रस्तुत की वो थे फ्रांसीसी। और उसके बाद लड़ना था इन्हें भारत की क्षेत्रीय शक्तियों से। तो इसमें बुद्धिमानी यही थी कि सबसे पहले बाहरी शक्तियों से लड़ा जाए। तो इसलिए सर्वप्रथम ये बाहरी शक्तियों को भारत के व्यापार से निष्कासित कर देना चाहते थे। तो भारत के व्यापार पर एकाधिकार को लेकर के दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये 3 कर्नाटक युद्ध चलते हैं। क्योंकि ये कर्नाटक में लड़े गए इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। हालांकि एक टुकड़ी बंगाल में है जो युद्ध कर रही है, और अंग्रेजों की एक टुकड़ी दक्षिण में है जो फ्रांसीसियों से युद्ध कर रही है। समझ रहे हो? अब हम देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। साथियों, यूरोप में एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, अभी भी है वो। ऑस्ट्रिया खैर छोटा हो गया, अब तो विभाजित हो गया, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। एक ऑस्ट्रिया देश था। ऑस्ट्रिया देश के शासक वहाँ से गद्दी से हट जाता है, वहाँ की गद्दी वहाँ के शासक से मुक्त हो जाती है। एक उत्तराधिकार को लेकर के समस्या उत्पन्न हो जाती है ऑस्ट्रिया देश में। हम ऑस्ट्रिया कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि यूरोपीय महाद्वीप में है। जरा सा दिखाना चाहेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये अपने आप में एक महाद्वीप है। और ये हो गया यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये शायद देख पा रहे हो, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश और फ्रांस दोनों यूरोप में आमने सामने आ जाते हैं। क्यों? ब्रिटिश चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया में हम अपना एक कठपुतली राजा बैठाल दें, जबकि फ्रांसीसी ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया में हम अपना एक कठपुतली राजा बैठाल दें। दोनों लोग अपने अपने हित में सोच रहे हैं। वहाँ पे इसी हित, जब दोनों के हितों में टकराहट होती है तो उनमें संघर्ष चालू हो जाता है, और संघर्ष से फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उनके युद्ध का असर भारत में भी होता है, और यहाँ पर भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस युद्ध में अंततः जो यहाँ का कर्नाटक का शासक था, जो नवाब था, वो दोनों को मना करता है आपस में लड़ने के लिए। हालांकि ब्रिटिश थोड़ा लच जाते हैं, फ्रांसीसी दबने को राजी नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जब दबने को राजी नहीं होते हैं तो यहाँ का नवाब क्या करता है, अपनी एक सेना भेज देता है फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए। एक स्थान है सेंट थोमे नाम का। सेंट थोमे नामक स्थान पर जा करके जो नवाब की सेना है वो रुकती है, और यहीं पे फ्रांसीसियों की सेना भी आ जाती है, और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की सेना छोटी थी और नवाब की सेना बहुत बड़ी थी। उसके बाद भी फ्रांसीसियों की सेना नवाब की सेना को पराजित कर देती है। तो जब नवाब की सेना पराजित हो जाती है तो भारत में एकदम ये चर्चा चलने लगती है कि बताओ, फ्रांसीसियों की छोटी सी सेना ने नवाब की बड़ी सेना को पराजित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी आधुनिक काल के इतिहास में। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई भारत की बड़ी सेना को किसी विदेश की छोटी सेना ने पराजित कर दिया था। दरअसल हुआ क्या, ये लोग तकनीकी रूप से उन्नत थे। ये लोग लड़ रहे थे बंदूक से, तोड़ेदार बंदूकों से, अत्याधुनिक हथियारों से, और नवाब की सेना लड़ रही है बर्छी से, बल्लम से, धनुष से, तीर से, कमान से। तो हार तो निश्चित है। लेकिन इस युद्ध ने ये स्थापित कर दिया कि अब युद्ध वही जीतेगा जो तकनीकी रूप से उन्नत है। अब युद्ध समूह नहीं जीतेगा, सेना की बड़ी संख्या युद्ध नहीं जीतेगी, यानी कि अब क्वांटिटी नहीं जीतेगी, अब क्वालिटी जीतेगी। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, अब वो जीतेगा। जिसके पास झुंड है वो नहीं जीतेगा। अब झुंड नहीं जीतेगा, अब कौन जीतेगा? जिसके पास टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी की विजय थी ये, ठीक है। ये आधुनिकता की विजय थी पुरातनता पे, यानी कि यहाँ पर ये आधुनिकता जीत रही है। किस पे जीत रही है? पुरातनता पे। पुरातनता का मतलब जो पुरानी पद्धति को यूज कर रहे हैं। आधुनिकता का मतलब जो तकनीकी का यूज कर रहे हैं, बदले हुए समय के अनुसार बदले हुए वेपन्स को यूज कर रहे हैं, हथियारों को यूज कर रहे हैं।
तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होने के बाद सेंट थोमे की घटना होती है, लेकिन इसी बीच फ्रांस में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में एक समझौता हो जाता है और उसी समझौते से यूरोप में वो युद्ध रोक दिया जाता है। जैसे ही यूरोप में युद्ध रुकता है तो भारत में भी ये युद्ध रुक जाता है और यहीं से प्रथम कर्नाटक युद्ध 48 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। थोड़े दिन तक तो ये शांत रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है दक्षिण में, कर्नाटक के क्षेत्र में भी उत्तराधिकार की समस्या आ गई और हैदराबाद के क्षेत्र में उत्तराधिकार की समस्या आ गई। अब यहाँ भी ब्रिटिश और फ्रांस दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। फ्रांसीसी चाहते हैं अपना कठपुतली राजा बैठाएं, जबकि अंग्रेज चाहते हैं कि हम बैठाएं। कर्नाटक में भी फ्रांसीसी चाहते हैं कि हम अपना कठपुतली शासक बैठाएं, जबकि अंग्रेज चाहते हैं कि हम कठपुतली शासक अपना बैठाएं। लेकिन साथियों, एक बात याद रखना, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का जिसने सूत्रपात किया, जिसने की शुरुआत की, वो थे फ्रांसीसी, वो था डुप्ले। ठीक है, तो दोनों में संघर्ष होता है। अंततः हैदराबाद में फ्रांसीसी अपना कठपुतली शासक बैठा देते हैं और कर्नाटक में अंग्रेज अपना कठपुतली शासक बैठा देते हैं। अंग्रेज अपना कठपुतली शासक बैठा देते हैं। तो इस प्रकार हैदराबाद में फ्रांसीसियों का कठपुतली शासक आ गया और यहाँ पे अंग्रेजों का कठपुतली शासक आ जाता है और इसी के साथ में द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है 54 में। कुछ समय तक ये शांत रहते हैं, कुछ समय तक ये शांत रहते हैं। शांत रहने के बाद फिर जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था साथियों? एक सप्तवर्षीय युद्ध चलता है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, जो कि 1756 से लेकर के 63 तक चलता है, सप्तवर्षीय युद्ध। ये युद्ध भी अमेरिकी उपनिवेश को लेकर के हुआ था दोनों के बीच, मतलब वहाँ के क्षेत्र को लेकर के हुआ था। फ्रांसीसी चाहते थे कि हम एक बड़ा सा क्षेत्र कब्जा कर लें उत्तरी अमेरिका का, जबकि ब्रिटिश चाहते थे कि नहीं नहीं, ये क्षेत्र तो हम कब्जा करेंगे। इसी को लेकर के वहाँ पे दोनों हितों की टकराहट हुई, दोनों के हितों में टकराहट हुई और इसी टकराहट ने वहाँ पे युद्ध को जन्म दे दिया। जैसे ही यहाँ पे युद्ध प्रारंभ होता है तो इसका असर भारत में भी पड़ता है, तो भारत में भी दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। उसी को कहा जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। और जब वहाँ पे समझौता हो जाता है यूरोप में दोनों सेनाओं को लेकर के, फ्रांसीसी ब्रिटेन की, जैसे ही वहाँ पे समझौता के तहत वो युद्ध खत्म होता है तो भारत में भी 1963 में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना जरा साथियों, एक बात याद रखना, ये कौन सा समय चल रहा है? 1758 से 63, 1758 से 63। इसके जस्ट पहले वो जीत चुके हैं बंगाल। क्या जीत चुके हैं? बंगाल जीत चुके हैं। वहाँ खैर वहाँ तो समझौता होता है, वो भी एक कारण था, लेकिन बंगाल जीतने के बाद इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है। अब इसी रेवेन्यू का यूज करते हैं कहाँ? तृतीय कर्नाटक युद्ध में, तृतीय कर्नाटक युद्ध में उसका प्रयोग करते हैं और इनको 1760 के वंडीवास के युद्ध में करारी पराजय देते हैं। करारी हार होती है फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों की मजबूरी होती है और एक समझौते के तहत फ्रांसीसियों को अपनी बस्तियां नष्ट करनी पड़ती हैं। फ्रांसीसियों का एकाधिकार भारत से समाप्त हो जाता है। अब अंग्रेजों को भारत में कोई विदेशी कंपनी चुनौती देने वाली बची नहीं थी। आखिरी फ्रांसीसी थे, ये भी 1760 के बंडीवास के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद अब कोई विदेशी भारत का नहीं बचा था जो अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती दे सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बंगाल देख लिया, हमने अभी कर्नाटक युद्ध देख लिया, तो क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। तो तुम्हारा ये बंगाल और कर्नाटक तुम्हारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी मल्टी डायमेंशन प्रकार के जितने यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम कराएंगे, और विश्वास के साथ उस पढ़ते जाइए। और हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है हमको बताइएगा ज़रूर, ताकि हम मूल्यांकन कर सकें अपना। अगर हमारा लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपना स्व मूल्यांकन कर पाएँ, ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लोगों को दे सकें। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो दूर दराज ग्रामीण पृष्ठभूमि में बैठे हुए बच्चे हैं उनको भी सस्ती से सस्ती
यूपीएससी की शिक्षा प्राप्त हो सके, दूर दराज गांवों में बैठा हुआ बच्चा भी आईएएस और पीसीएस बनने के सपने देख सके और उनको साकार कर सके। उनकी क्षमता नहीं है दिल्ली जैसे, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में जा करके लाखों रुपए फीस देने की। उनकी क्षमता नहीं है 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख पैसा दे करके शिक्षा लेने की, और पैसा भी दे देते हैं, उसके बाद उनको समझ में भी नहीं आता। क्यों? वहाँ भीड़ लगी हुई है बच्चों की, वो एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी उसी दर्द से गुजरे हैं। फीस तो जमा करा ली, लेकिन बच्चे समझ में आया नहीं समझ में आया उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहाँ भीड़ खड़ी है, तुम हटोगे, एक दूसरा बैच 2000 बच्चों का खड़ा है। अब जो बच्चा ज़मीन बेच के गया है, प्रॉपर्टी बेच के गया है, अब वो पढ़ रहा है, उसके समझे में नहीं आ रहा, वो रो रहा, फिर बैठ के वो सोचता है हमारा पैसा वेस्ट चला गया। ठीक है, तो साथियों विश्वास रखिए, हम आपके लिए सस्ती से सस्ती शिक्षा यूपीएससी के लिए प्रोवाइड करवा पाएंगे, जितना संभव हो सकेगा उतना करेंगे। और हमारा ये वीडियो दूर दराज के ग्रामीण पृष्ठभूमि में बैठे हुए उन वंचित बच्चों के लिए है जिनके अंदर टैलेंट है।